लास्ट वाले सेशन में हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किया था। उसी के सीक्वेंसल लंबाई में संकुचन, लॉरेंज फिट्जरेल्ड संकुचन, ठीक है। लॉरेंज कॉन्स्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के महत्वपूर्ण परिणामों में से ये गतिशीलता की गति की दिशा की लंबाई में संकुचन होता है। ये एक रिजल्ट निकला था कि जिस दिशा में कोई भी पार्टिकल गति करता है तो उसकी लंबाई में एक संकुचन हमें महसूस होता है। इसी संकुचन को ज्ञात करने के लिए हमने ये इक्वेशंस निकाली थी। इसका क्या था कि जैसे कोई दो सिस्टम है, एस डैश है और एस है। ये देखिए थ्योरी जो है, ये थ्योरी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं होती है। हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे इन शॉर्ट, तो हम सीधा सा इक्वेशन समझने के लिए और थ्योरी का जो मेन रिजल्ट क्या निकलता है हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एस डैश और एस दो फ्रेम यहाँ पर हमने लिया है। एल नोट यहाँ पर एस डैश फ्रेम में इसकी दूरी है, सॉरी लंबाई है, और एल जो है वो एस सिस्टम में इसकी लंबाई है। ये एस सिस्टम जो है वो वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष क्षण गतिशील है, एक ही समय टी पर छड़ के सिरों पर मापित स्थितियां x1 और x2 है, जिससे s में प्रेक्षित लंबाई कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 l। s सिस्टम में इस छड़ की लंबाई कितनी आई है हमारे पास में l। s डैश सिस्टम में हमारे पास छड़ की लंबाई कितनी आई है l नोट। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो x2 की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस वी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही x1 के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर x2 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x2 माइनस x1 अगर हम करेंगे और ये वैल्यू किसकी है, l नोट की है, तो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन, ये दोनों में कॉमन था ही सही, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से l अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आता है। यानी s में प्रेक्षित लंबाई जो होगी वो l इक्वल्स टू l नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगी। अर्थात किसी निर्देश तंत्र में जिसमें क्षण v वेग से गतिशील है, गति की दिशा में मापित लंबाई उपयुक्त लंबाई l नोट के सापेक्ष संकुचित प्रेक्षित होगी। और कितनी होगी, यदि लंबाई का मापन गति की दिशा के लंबवत दिशा में किया जाए तो कोई संकुचन प्रेक्षण नहीं होगा। l नोट क्या है, इसकी मापी हुई लंबाई है, और l इसकी पहले की l नोट जो है इसकी ओरिजिनल लंबाई है, ठीक है। और ये जो l है वो क्या है, v वेग से गतिशील होने के बाद छड़ की लंबाई में जो संकुचन आता है उस संकुचित छड़ की लंबाई है। कितना संकुचन आएगा, तो l माइनस l नोट, ये इसमें संकुचन आएगा। इसके बाद इसके क्या रिजल्ट हमारे पास सामने आएंगे कि इस प्रकार एक वर्ग की जो भुजा है गति की दिशा में छोटी प्रेक्षित होगी, वह आयताकार प्रेक्षित होगा, एवं वृत्त जो होगा वो दीर्घ वृत्त के रूप में प्रेक्षित होगा। एक वर्ग होगा वो आयत जैसा लगेगा और एक जो वृत्त है वो दीर्घ वृत्त जैसा लगेगा। इसके साथ इसी के सीक्वेंस में चलता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन ये है कि जिस तरीके से हमने दो सिस्टम लिए थे लंबाई के लिए, उसी तरीके से हम दो सिस्टम किसके लिए लेंगे, टाइम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट करने के लिए। एस डैश और एस दो सिस्टम है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो सी वेग से चल रहा है, सॉरी सी एक पॉइंट है जिस पर पार्टिकल है जो वी वेग से चल रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों घटनाएं निर्देश तंत्र एस में है जिसके सापेक्ष एस डैश वी वेग से एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है। T1 और T2 समय पर प्रेक्षित होती है। ये कोई एक हमने यहाँ पर C पॉइंट पर वेग यहाँ पर लिया है V। इनकी स्थिति समान प्रेक्षित नहीं होगी दोनों सिस्टम में। अतः लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से T1 को जब हम चेंज करेंगे तो T1 डैश क्या हो जाता है, T1 इक्वल्स टू T1 डैश प्लस V x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। या इसको गामा से जब हम प्रेक्षित कर दें
इसी तरीके से T2 हमारे पास में क्या निकलेगा, T2 हमारे पास में निकलेगा T2 इक्वल्स टू गामा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश 1/c²। दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आएगा, टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1, गामा T2 डैश माइनस T1 डैश या गामा T0। तो गामा T0 इक्वल्स टू क्या हो गया, T0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है T की। यहाँ पर T0 जो है वो ओरिजिनल टाइम है और T जो है ये वाला टॉ जिसको कहते हैं हम, वो क्या है, प्रेक्षित टाइम है। टाइम डायलेशन का मतलब काल वृद्धि, यानी जो ओरिजिनल टाइम है उससे ये वाला टाइम हमें ज़्यादा महसूस होगा। इसमें ये फॉर्मूला याद करने के लिए है, क्योंकि 1/√1 माइनस v² अपॉन c² सदैव 1 से कम होगा, अतः t जो है वो T से अधिक प्रेक्षित होगा। इस प्रकार किसी घड़ी की 2 टिक टिक के मध्य समय अंतराल उपयुक्त निर्देश तंत्र में यदि 1 सेकंड है, तो अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें घड़ी गतिशील प्रेक्षित होगी यह समय अंतराल अधिक होगा, अर्थात घड़ी धीरे धीरे चलती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है कि अगर कोई घड़ी है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर t सेकंड में अगर टाइम ले रही है, तो दूसरा कोई सिस्टम एस डैश अगर हम ले रहे हैं और वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वही घड़ी उसमें 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेगी और उससे क्या होगा कि ये जो नीडल है वो धीरे घिसक रही है और हमको टाइम है वो धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार उपयुक्त निर्देश तंत्र में स्थित घड़ी C1 के सापेक्ष कोई अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थित घड़ी C2 जो C1 के उपयुक्त फ्रेम में गतिशील है सदैव धीरे धीरे चलती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार C2 के उपयुक्त फ्रेम में C1 गतिशील प्रक्षित होगी और C2 की तुलना में C1 धीरे धीरे चलने लगेगी। इसका ऑल ओवर रिजल्ट ये है कि जो सिस्टम फिक्स है उसमें तो ओरिजिनल टाइम दिखेगा और जो सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके सापेक्ष टाइम में क्या है, हमें वृद्धि प्रतीत होगी। और टाइम अगर लंबा खींचेगा तो हमको उसकी चाल जो है वो क्या लगेगी, धीरे लगेगी। x1 और x2 दोनों ये टाइम हम जो विस्थापन के जो है स्थिति के जो बिंदु है, निर्देशांक जिन्हें कह सकते हैं, उनका मान ये है T1 डैश इक्वल्स टू T2 डैश इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2, अर्थात केवल समकालिक व समस्थिति पर घटनाएं ही अन्य निर्देश तंत्र में समकालिक व समस्थिति पर प्रेक्षित होगी। इन दोनों ही पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि T इक्वल्स टू T0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², और टाइम डायलेशन, टाइम में तो वृद्धि प्रतीत होती है और लंबाई में संकुचन, और उसके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है L इक्वल्स टू L0 मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस v² अपॉन c²। लंबाई में मल्टीप्लाई हो रहा है और समय में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लंबाई में मल्टीप्लाई हो रहा है और समय में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है काल वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। अब इसी टाइम डायलेशन को एक्सपेरिमेंट से इन्होंने वेरीफाई किया। देखते देखिए ये क्या है। काल वृद्धि का एक स्पष्ट प्रमाण जो है वो पाई मैसोन है, यानी पायोन है, इसके क्षय से प्राप्त होता है। पाई मैसोन जो है वो मैसोन यानी पायोन्स के क्षय से प्राप्त होता है। उपयुक्त निर्देश तंत्र में इसकी अर्धायु कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। और ये माध्य आयु कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। इसके बाद पाई प्लस मैसोन का विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 273 गुना होता है। कितना गुना होता है, 273 गुना। तथा ये म्यू प्लस मैसोन व न्यूट्रॉनों में क्षयित हो जाते हैं। पाई प्लस मैसोन का क्षय किसमें होता है, म्यू प्लस मैसोन और न्यूट्रिनो में क्षय होता है। प्रयोगशाला में त्वरित एक्सेलरेटर जो हम यूज करते हैं उससे प्राप्त उच्च ऊर्जा के प्रोटॉनों की
किसी लक्ष्य से टक्कर के द्वारा इन मेसोनों के पुंज को प्राप्त किया जाता है। मेसोन किससे मिलते हैं? प्रोटॉन से मिलते हैं। इन मेसोन का वेग प्रकाश के वेग के निकट होता है, यानी 0.99 c होता है। मेसोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता, प्रकाश के वेग के निकट 0.99 c तक होता है। यदि इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर माने तो लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ यानी 5.4 मीटर दूरी तय करने के पश्चात उपयुक्त फ्रेम में इनकी संख्या घटकर प्रारंभिक संख्या की आधी रह जानी चाहिए। ऐसा इन्होंने प्रैक्टिकल किया एक प्रयोगशाला में उनके फ्लक्स को 30 मीटर दूरी पर स्थित दो स्थितियों पर नापा गया और प्रेक्षणों से हमारे पास में क्या रिजल्ट आया? प्रेक्षणों से हमारे पास रिजल्ट आया कि इतना चलने पर भी फ्लक्स का मान प्रथम स्थान पर मान के आधे से अधिक था, जबकि उनकी अर्ध आयु के अनुसार यह मान 2% ही होना चाहिए। इसके कारण जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में उनकी अर्ध आयु में काल वृद्धि है और उसका वेग 0.99 c लेने पर प्रेक्षित अर्ध आयु जो निकली वो टो इक्वल्स टू 7 टो नॉट यानी 12.6 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। इस समय में फ्लक्स आधा रहने के लिए तय की गई दूरी कितनी थी? 37 मीटर। और फ्लक्स कितना था? 60% रहने के लिए दूरी कितनी थी? 30 मीटर प्राप्त थी। ठीक है, इस रिजल्ट में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था ध्यान देने के लिए कि एक तो मेसोन की उत्पत्ति किससे हुई है। यहाँ पर पाई मेसोन पायोन के क्षय से प्राप्त होते हैं। डन। इनकी अर्धायु 1.8 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। पाई मेसोन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 273 गुना। म्यू प्लस मेसोन व न्यूट्रॉनों में क्षय हो जाते हैं। क्या? पाई प्लस मेसोन किसमें क्षय होते हैं? म्यू प्लस मेसोन और न्यूट्रिनो में। प्रोटॉन की एक्सेलरेटर में प्रोटॉन की लक्ष्य से टक्कर के कारण मेसोन निकलता है। ये इसके कुछ रिजल्ट्स थे इस पैराग्राफ के लिए। और म्यू प्लस मेसोन का अर्ध आयु काल कितना है? 7 टोनोट, जहां पर 12.6 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड इसका रिजल्ट है।